हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन द स्टार्स रैप्ड देमसेल्व्स। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है और लाइन आपको दी गई है द स्टार्स रैप्ड देमसेल्व्स, मतलब तारों ने खुद को रैप किया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया हुआ है सिमिली, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन या हाइपरबोले। तो यहाँ पर रैप करना मतलब क्या होता है, अपने चारों तरफ चीज़ों को बांधना। तो स्टार्स क्या कर रहे हैं, अपने चारों तरफ किसी कपड़े को या कोई भी चीज़ है जिसको बांध रहे हैं। तो स्टार्स क्या ऐसा कर सकते हैं? ये काम कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है। तो क्योंकि स्टार्स यहाँ पर इंसानों की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज होगा वो हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनिफिकेशन। जब भी हम किसी नॉन ह्यूमन चीज जैसे स्टार्स, ट्रीज, विंड, ये सब चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज या एक्शन देते हैं तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण। यहाँ स्टार्स खुद को लपेट रहे हैं जो एक इंसानी एक्शन है। और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। सिमिली, तो सिमिली जो रहता है दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है, जैसे एज या लाइक का यूज करके यहाँ पे बताया जाता है। एज वाइट एज स्नो, मतलब इतनी सफ़ेद की बर्फ जैसी। तो जहाँ पर एज या लाइक रहेगा ना, वहाँ से आप पहचानना कि ये क्या है, सिमिली, जो उपमा अलंकार बोलते हैं ना, वो है। नेक्स्ट है मेटाफॉर। तो मेटाफोर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है बिना एज या लाइक की। कैसे बोला जा रहा है, ही इज अ लॉयन इन दी फाइट, वो एक शेर था। अगर बोलेंगे वो ऐसा लड़ा जैसे कि शेर, तो वहां पर हो जाएगा सिमिली। पर यहाँ पर डायरेक्ट उसको बोला जा रहा है कि वो शेर की तरह लड़ा, तो ये हो जाएगा मेटाफोर। इसके बाद आता है हाइपरबोले। तो हाइपरबोले क्या होता है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्सेगरेट करना। हिंदी में बोलते हैं ना अतिशयोक्ति, वो होता है हाइपरबोले। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने कितनी बार बोला है, मिलियन मतलब 10 लाख बार। तो आप 10 लाख बार नहीं बोल सकते, पर आप बोलने के लिए बोल रहे हो कि मैंने मिलियन टाइम्स आपको बोला है, तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा हाइपरबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन हर वर्ड्स वर एज शार्प एज अ न्यूली पॉलिश्ड डैगर। तो उसकी स्पीच आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है। उसके वर्ड्स कैसे हैं, ऐसे शार्प है जैसे नया पॉलिश डैगर हो। तो अभी हमने देखा कि जहाँ पर भी एज वाला रहता है वो क्या होता है, सिमिली होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है, एलिट्रेशन होता है या आयरनी होता है। तो जहाँ पर भी एज लगाकर किसी को उपमा दी जाती है तो वो हो जाता है सिमिली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसके वर्ड्स ऐसे हैं जैसे डैगर मतलब खंजर हो। तो वर्ड्स का खंजर से कंपैरिजन किया गया है और एज लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको एज या लाइक आएगा ना, आंख बंद करके आपने सिमिली में टिक कर देना है। टीटी के लिए इंपॉर्टेंट देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब हम दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे ओपन सीक्रेट, सीरियसली फनी। तो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, सीरियस भी है और फनी भी है, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। एलिट्रेशन, हिंदी में जो हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं ना, वो होता है एलिट्रेशन। अगर एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होगी तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। जैसे शी सेल्स सी शेल्स, तो शी सेल्स सी शेल्स में क्या रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा एलिट्रेशन। उसके बाद आता है आयरनी। आयरनी का मतलब नॉर्मली देखोगे तो sarcasm होता है, जैसे हम लोग बोलते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकलता है ना, उसको बोला जाता है आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चनियर, ऑकरेंस, मिलेनियम या प्रिविलेज। तो इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो क्वेश्चनियर की स्पेलिंग तो सही है, ऑकरेंस भी सही है, मिलेनियम भी सही है, पर प्रिविलेज जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, EDGE आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा प्रिविलेज। प्रिविलेज जो रहता है PRIVI, डबल एल की जगह क्या डबल एल होता है, यहाँ पे सिंगल एल दिया है, तो ये PRIVILEDGE जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें डी लगाते हैं, इसीलिए ये प्रिविलेज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्वेश्चन यार तो सही है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें डबल एन आता है, इसके बाद ऑकरेंस है, इसमें डबल सी और डबल आर आता है, मिलेनियम में डबल एल और डबल एन आता है। चारों वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज द सुटेबल वर्ड फॉर अ पर्सन हु हेल्प्स अदर जेनरसली। तो एक सुटेबल वर्ड बताना है, वो किसके लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है जेनरसली, मतलब सामान्यतः मदद करता है, प्यार से करता है, तो उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट बोलते हैं या मिसेंथ्रोप बोलते हैं। तो एक पर्सन जो किसी दूसरे की मदद जेनरसली करता है उसको एल्ट्यूरिस्ट बोलते हैं। एल्ट्यूरिस्ट का हिंदी में मतलब होता है परोपकारी। उस इंसान को कहते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, जो खुद की ही तारीफ करता रहता है, खुद की खूबसूरती में जहानत में डूबा रहता है, वो होता है नार्सिसिस्ट, अपने आगे दूसरों को कुछ नहीं समझता। फैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो हर चीज के लिए अपने भाग्य पर विश्वास करे, कि जो लिखा है वही होगा, तो वो होता है फैटलिस्ट। फेट मतलब भाग्य होता है, तो जो फेथ पर विश्वास करता है, फेट पर, वो होता है फैटलिस्ट। उसके बाद आता है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप कौन होता है, जो पूरी मानव जाति से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द वर्ड मिसअंडरस्टैंड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मिसअंडरस्टैंड में कौन सा प्रीफिक्स यूज हुआ है, तो आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए। प्री मतलब होता है पहले, तो जो पहले फिक्स हो वो होता है प्रीफिक्स। तो पहले कौन सा वर्ड है, अंडरस्टैंड आपका रूट वर्ड है, और इसमें प्रीफिक्स कौन सा लगा है, मिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रॉन्गली। प्रीफिक्स का मतलब रॉन्गली, सॉरी मिस प्रीफिक्स का मतलब रॉन्गली या बैडली होता है। अन जो रहता है, डिस होता है, ये तीनों आमतौर पर किसी वर्ड के अपोजिट बनाने के लिए यूज होते हैं। अनहैप्पी, डिसएग्री, इनकम्प्लीट, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सफिक्स फुल इन द वर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल में ब्यूटी में फुल सफिक्स लगा है, सफिक्स मतलब प्रत्यय, तो प्रत्यय पीछे लगता है, ब्यूटी के साथ फुल लगा है, तो फुल का मतलब बताना है। फुल मतलब क्या, पार्शियल, फुल ऑफ समथिंग, विदाउट समथिंग या अपोजिट। पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा, अलग पार्ट। फुल ऑफ समथिंग मतलब भरा हुआ, विदाउट समथिंग मतलब उसके बिना, या अपोजिट मतलब उल्टा। तो ब्यूटीफुल किसको बोलते हैं, जो खूबसूरती से भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुल ऑफ समथिंग। ठीक है, एफ यू एल फुल का मतलब होता है भरा हुआ, और एफ यू डबल एल फुल ऑफ, फुल ऑफ, तो ब्यूटीफुल में का मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ। तो कहीं पर हमको क्वेश्चन पूछेगा ना कि एफ यू एल फुल का मतलब होता क्या है, तो फुल का मतलब होता है फुल ऑफ, एफ यू डबल एल फुल, ओ एफ ऑफ। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं कि अगर किसी चीज के बिना हो तो उसको विदाउट बोलते हैं, और वहां पे लगाते हैं लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। इट एम्फेसाइजेस मास्टरी ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर, इट प्रायोरिटाइज रैंडम वोकेबुलरी, इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी, या इट हेल्प्स इन लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन सा गलत है स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए जो गलत है वो है इट प्रायोरिटाइजेस रैंडम वोकेबुलरी। तो बाकी तीनों जो है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो रहता है ग्रामर स्ट्रक्चर में को एम्फसाइज करने में मास्टरी है, ये फोकस करता है एक्यूरेसी पर और लैंग्वेज टीचिंग में यूज होता है, पर रैंडम वोकेबुलरी को ये प्रायोरिटाइज नहीं करता, मतलब प्रायिकता नहीं देता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पेडागोजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, वोकेबुलरी रैंडम नहीं होती बल्कि सेलेक्ट और ग्रेड की जाती है, सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड वोकेबुलरी होती है। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक फैक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो मेन एम होता है कि बच्चे सेंटेंसेस
बच्चे को सेंटेंसेस के पैटर्न और स्ट्रक्चर सिखाना ताकि उनकी एक्यूरेसी बढ़े, और इसमें ग्रामर के पैटर्न्स को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है। जैसे हम लोग बचपन में टेंस पढ़ते थे तो नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ही, शी के साथ ऐसी एस लगेगा, तो ये सब रूल्स को हम लोग याद करके प्रैक्टिस करके फिर बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी। तो रीडिंग में फ्लुएंसी लाने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है? साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, डिकोडिंग या ट्रांसलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको रीडिंग में फ्लुएंसी लानी है। फ्लुएंसी लानी है मतलब आपको गलती नहीं होनी चाहिए और स्पीड से आपको पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप ट्रांसलेशन लेते हो, नीचे से देखते हैं, तो ट्रांसलेशन तो आपको समझने के लिए है, लेकिन वहाँ पर आपको रीडिंग में फ्लुएंसी लाने के लिए ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। डिकोडिंग में क्या हो जाएगा? डिकोड करोगे आप किसी चीज़ को, तो डिकोडिंग भी रीडिंग के लिए नहीं है। लाउड रीडिंग जो है वो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए अच्छा है, पर ये बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनका डर भागे और जोर से करे पढ़े। लेकिन साइलेंट रीडिंग जो रहता है वो आपकी फ्लुएंसी रीडिंग बढ़ाने के लिए अच्छी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लुएंसी जो है वो और कॉम्प्रिहेंशन, समझने के साथ तेजी से पढ़ना बढ़ाने के लिए साइलेंट रीडिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें बच्चा बिना आवाज़ निकाले तेजी से कॉन्सेप्ट्स को कैच करता है। लाउड रीडिंग शुरुआती बच्चों, प्राइमरी लेवल के लिए, प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए और डर भगाने के लिए। डिकोडिंग जो है वो अल्फ़ाबेट के साउंड्स को समझना है, सिर्फ पढ़ लेना समझना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, द एडमिनिस्ट्रेटिव टीम वर्कड टायरलेसली फॉर वीक्स डैश दे फेल्ड टू क्लियर द बैकलॉग। जो आपको यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट कंजंक्शन चूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा? सो आएगा, बिकॉज आएगा, येट आएगा या देयरफॉर आएगा? तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसने टायरलेसली मतलब बिना थके वीक्स तक काम किया, पर वो फिर भी फेल्ड हो गए बैकलॉग को क्लियर करने में। तो यहाँ पे टायरलेसली काम किया है फिर भी फेल हो गए हैं, तो सो का मतलब होता है इसलिए, तो ये तो आएगा नहीं, वो टायरलेसली काम किए इसलिए फेल हो गए क्या? नहीं। बिकॉज क्योंकि किया है इसलिए, काम किया इसलिए फेल हो गए, तो इसमें बिकॉज भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम येट और देयरफॉर में देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा येट। सेंटेंस में आप देखो विरोधाभास दिख रहा है ना आपको कि बिना थके काम किया है फिर भी फेल हो गए, तो यहाँ पे जहाँ पर विरोधाभास आता है ना तो वहाँ पर हम येट लेते हैं। मेहनत बहुत की है पर फेल हो गए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो उल्टे ख्यालों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? येट यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सो और देयरफॉर जो है वो रिजल्ट दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हमको दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव रहेंगे तो वहाँ पे सो या देयरफॉर यूज होगा, और बिकॉज का यूज होता है रीजन बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकल ट्रेन सर्विसेज वर टेम्परली सस्पेंडेड डैश द स्ट्रक्चरल डैमेज। तो जो लोकल ट्रेन सर्विसेज है वो टेम्पररीली सस्पेंड किए गए हैं, क्यों किए गए हैं? स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको करेक्ट प्रिपोजिशन लेना है, ड्यू टू, बिकॉज, ऑल्दो या इवन इफ। तो ड्यू टू मतलब की वजह से, बिकॉज रीजन बताने के लिए, ऑल्दो मतलब के बावजूद, और इवन इफ जो रहता है फिर, यदि फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कारण बताया जा रहा है ना कि लोकल ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड किए गए, क्यों किए गए हैं? स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से। तो वहाँ पे ऑल्दो के बावजूद नहीं आएगा, इवन इफ भी नहीं आएगा। अब ड्यू टू और बिकॉज में देखते हैं तो रीजन बताने के लिए दोनों यूज होता है, पर ड्यू टू जो है वो ज्यादा सही आंसर हो जाएगा। नाउन फ्रेज के पहले कारण बताने के लिए हम ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लगाते हैं, पर क्योंकि यहाँ सिर्फ बिकॉज लिखा हुआ था इसलिए बिकॉज भी रॉन्ग हो जाएगा और ड्यू टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक कंजंक्शन है, इसके बाद पूरा सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देयर वो स्ट्रक्चरल डैमेज था इसीलिए नहीं लिए। ऑल्दो और इवन इफ का मतलब होता है हालांकि, इसके अर्थ में यूज होता है जब दो ऑपोजिट बातें हो रही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिक्स प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एट लगता है, ऑफ लगता है, इन लगता है या ऑन लगता है। तो प्रीपोजिशन के साथ जो लगता है वो होता है इन। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोफिशिएंट बोला जाएगा तो प्रोफिशिएंट के साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा इन लगाना है। शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन टीचिंग, इन रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। आप ये देखेंगे कि रिपीटेड फिक्स प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं, गुड बैड। तो गुड बैड के साथ हमेशा एट लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, अफ्रेड, अवेयर, इनके साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्पिल द बीन्स। तो एक आपको मुहावरा दिया गया है टू स्पिल द बीन्स, बीन्स के दाने को फैलाना। तो इसका करेक्ट मतलब क्या होता है, टू क्लीन अप, टू रिवील अ सीक्रेट, टू ईट बीन्स या टू स्कैटर थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि मुहावरा दिया गया है कि दानों को बिखेरना, तो इसका क्या मतलब होगा, सफाई करना तो होगा नहीं। रिवील अ सीक्रेट, ईट बीन्स मतलब बीन्स को खाना, ये भी नहीं होगा। स्कैटर थिंग्स मतलब चीजों को फैलाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि किसी सीक्रेट को आपको भांडना फोड़ना, सही मतलब बोलेंगे तो हिंदी में। नेक्स्ट है ईडियम्स का कभी भी लिटरल वाचनिक मतलब नहीं निकलता, जैसे ऑप्शन सी में ईट बीन्स दिया है, स्कैटर्ड बीन्स डी नंबर दिया है, तो ये सब गलत ऑप्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज द वर्ड मजेस्टिक। तो आपको बताना है कि मजेस्टिक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो मजेस्टिक जो है वो है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शाही या भव्य, ग्रैंड, रॉयल। तो ये किसी नाउन जैसे मजेस्टिक प्लेस, मजेस्टिक एलिफेंट, इनकी विशेषता बताने के लिए होता है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। अगर इसका नाउन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मेजेस्टी, अगर एडवर्ब पूछा जाएगा तो मेजेस्टिकली होगा। ठीक है, जब भी एडवर्ब रहेगा तो उसके लास्ट में एल वाई, 95% केसेस में आपको एल वाई मिलेगा। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस ऑनेस्टी क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन व्हाट इज ऑनेस्टी। क्या बोला जा रहा है, ऑनेस्टी जो रहती है, ईमानदारी एक मजबूत नींव बनाती है। तो इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखिए नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह यूज होता है। एडजेक्टिव क्या रहता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। और एडवर्ब आपका जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी एक क्वालिटी है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक नाउन है, इसको देख या छू नहीं सकते। किसी भाव या गुण को कौन सा नाउन बोला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाएगा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी जो रहता है वो नाउन है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड एक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए एल वाई लगा है। ठीक है, तो 95% केसेस में हमने क्या बोला, जहां पर एल वाई रहता है वो क्या रहता है, एडवर्ब रहता है। तो एक्टिवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ पे देखिए एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, तो वर्ब जो है वो पार्टिसिपेटेड है और वर्ब की विशेषता बता रहे हैं एडवर्ब एक्टिवली, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेवर इनिशिएट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। आपको बोला जा रहा है नेवर इनिशिएट, किसी चीज की आपको शुरुआत नहीं करनी है। वो क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है वो हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमको कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस आमतौर पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या से शुरू होते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, प्लीज, इससे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट जो रहता है यू छुपा होता है। डेक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस जो रहते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कोई जानकारी देते हैं। इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन पूछने के लिए और एक्सक्लेमेटरी जो रहता है वो आश्चर्यचकित बताने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट अ स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑफ एवियन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंटेरोगेटिव।
तो यहाँ पे देखिए आपको पहचान करना है ना, तो जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दिए ना, तो वो क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव हमने अभी पढ़ा कि वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है, सिंपल सेंटेंस रहता है इम्पेरेटिव आदेश देने के लिए और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ व्हाट इज स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ एवियन डाइवर्सिटी, आपको अगर नहीं भी समझ आएगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देख के आपको बता देना है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में स्किल्स जो रहते हैं वो 4 रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो 4 स्किल्स होते हैं इसमें से 2 प्रोडक्टिव होते हैं और 2 रिसेप्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें आप काम करते हो, और रिसेप्टिव में क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ उसमें ग्रहण करते हो, आप वहां पर कुछ काम नहीं करते। ठीक है, तो पहला 2 स्किल होता है लिसनिंग और स्पीकिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग में आप क्या करते हो, लिसनिंग में सुनते हो और स्पीकिंग में अपने मुंह से बोलते हो। तो जब अपने मुंह से बोलते हो तो स्पीकिंग जो है वो आपका क्या स्किल हो जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। और दूसरा 2 स्किल्स होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग में आप काम किस में करते हो, राइटिंग में अपने हाथ से काम करते हो ना, तो राइटिंग जो है वो आपका हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल। और बाकी जो है लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों हो जाएंगे रिसेप्टिव स्किल। तो अब आप देखो स्पीकिंग और राइटिंग कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर रीड्स अलाउड अ पैसेज एंड आस्क स्टूडेंट टू नोट डाउन द मेन पॉइंट, व्हाट इज द सब स्किल ऑफ लिसनिंग कॉल्ड। टीचर ने क्या किया है, किसी पैसेज को जोर से पढ़ा है और स्टूडेंट्स को बोला है कि नोट डाउन करें मेन पॉइंट्स को। तो इसमें कौन सा सब स्किल जो है जिसको लिसनिंग आपको बोला जा रहा है, इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग, लिसनिंग फॉर जिस्ट या डिक्टेशन। तो टीचर ने जब पैसेज जोर से पढ़ा और स्टूडेंट को बोला मेन पॉइंट्स नोट करने, जब मेन पॉइंट्स नोट करते हैं तो वो होता है लिसनिंग फॉर जिस्ट या स्किमिंग। जब हम पूरी चीज को देख डिटेल में ना सुन करके सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ आइडिया या निचोड़ निकालने की कोशिश करोगे, तो लिसनिंग या रीडिंग फॉर जिस्ट को ही बोला जाता है स्किमिंग। बाकी पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब आप एक एक वर्ड और डिटेल को ध्यान से पढ़ते हो और सुनते हो, जैसे एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव क्या होता है, जिसमें सिर्फ आप मजे के लिए या प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जैसे कहानी की किताब या नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट्स उसके समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच फिक्स प्रपोजिशन इज यूज्ड विद कंग्रेचुलेट। तो कंग्रेचुलेट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन लगता है, फॉर, ऑन, एट या टू। तो कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा लगता है ऑन। ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम कंग्रेचुलेट, एट, कंग्रेचुलेट, फॉर बोल देते हैं, पर रियल जो है वो क्या है, ऑन है। तो कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर इसके साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या मतलब है इसका, एक हिडन एनिमी, to be very lucky without effort, something good that isn't recognized at first या a religious curse। तो a blessing in disguise का करेक्ट मीनिंग है something good that isn't recognized at first। a blessing in disguise का मतलब होता है एक ऐसी मुसीबत या बुरी चीज जो शुरुआत में खराब लगे पर बाद में हमको उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता है, तो उसको बोलते हैं a blessing in disguise। डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदलना। तो इस मुहावरे का लिटरल कनेक्शन भेस बदलने से नहीं है बल्कि हालात के बदलने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस द रिदम ऑफ द पोएम इज ब्यूटीफुल, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज रिदम, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, पोयम का जो रिदम है वो खूबसूरत है। तो यहाँ पर रिदम जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन। रिदम एक चीज या कॉन्सेप्ट का नाउन है, तो द आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पे द रिदम बोला है तो आप वहीं से पहचान लोगे कि सब्जेक्ट की तरह रिदम काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी वर्ड के पहले द, ए या एन लगा होना तो उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। तो ये आइडेंटिफाई करने का एक असरदार ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज दिस।
सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक। अगर बारिश होगी तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सिंपल तो होगा नहीं, और इम्पेरेटिव क्या रहता है, आदेश देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो हिंदी में आपने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये पढ़ा होगा ना। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या रहता है, वो होता है संयुक्त वाक्य जिसमें दो सेंटेंस आपस में किसी कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मिश्र वाक्य जिसमें आश्रित रहता है एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बारिश होगी तो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपकी बारिश होगी तो ही कैंसिल होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस जो रहता है उसमें दो बराबर के इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, और वो एंड, बट, और, सो इससे कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड बोला जाता है, प्रिंसिपल है, अंडर है, बिकॉज है या थ्रू है। तो इसमें से जो कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड है वो है प्रिंसिपल, क्योंकि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, जो अपना एक क्लियर मुकाम रखते होते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है, लेक्सिकल वर्ड है। और ये जो आपके दिए हुए हैं अंडर, बिकॉज, थ्रू, तो इनका कोई अलग से पर्टिकुलर मीनिंग है, पर ये किसी सेंटेंस में अपनी पहचान अलग से नहीं रखते ना, इसीलिए ये लेक्सिकल वर्ड नहीं होंगे। ग्रामेटिकल वर्ड या फंक्शनल वर्ड कहलाते हैं, जो ध्यान रखने या जोड़ने के लिए आते हैं, उनका अकेले में कोई बड़ा मतलब नहीं होता, जैसे प्रिपोजिशन और कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लर्निंग डिफेक्ट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद अ डिफिकल्टी इन राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज ऑन पेपर। तो कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी है जो लिखने में, स्पेलिंग करने में, या किसी आइडिया को पेपर पर ऑर्गेनाइज करने में शो करते हैं। तो वो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है या डिस्पेजिया है। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग, पठन अक्षमता है, लिखने की नहीं है, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणन करने में अक्षमता है, लेकिन डिस्ग्राफिया जो रहती है वो लिखने की अक्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो रहता है वो सीखने की अक्षमता या लिखने की अक्षमता है। और यहाँ पर एक बचा था डिस्फेजिया, जिसको अफेजिया भी बोलते हैं, जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन, बोलने और समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट। तो यहाँ पे आपको प्रिपोजिशन लगाना है विथ, ऑफ, टू या फॉर। तो वो ब्लाइंड है किससे, अपनी खुद की गलतियों से। तो यहाँ पर लगेगा टू। ये एक बहुत ट्रिकी है, हम यहाँ पे ऑफ या इन सोचते हैं, पर ब्लाइंड के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, अपनी गलतियों को, किसी के प्यार में अंधा होता है, उसको नहीं सुन पा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, ब्लाइंड ऑफ या इन कब लगता है, फिजिकल ब्लाइंडनेस के लिए। ब्लाइंड टू जो रहता है वो मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस के लिए, तो वो अपनी गलतियों को देख ही नहीं पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंधा नहीं है। अगर अंधा रहता तो वहां पे ब्लाइंड ऑफ लगता, पर यहाँ पे क्योंकि वो देख सकता है पर नहीं देख रहा है, तो मेटाफोरिकली उसको अंधा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लाइंड टू लगेगा। डाई के साथ तो हमेशा ऑफ लगता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन वर्ड। इसमें से कौन सा एक फंक्शन वर्ड है। तो अभी हमने देखा था कि एक कंटेंट वर्ड होता है या लेक्सिकल वर्ड, और एक होता है फंक्शन वर्ड। तो कंटेंट वर्ड क्या होता है, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और फंक्शन वर्ड क्या रहता है, जो आपके सेंटेंस में सिर्फ जोड़ने के लिए यूज होता है। या तो हम बोल सकते हैं कि प्रिपोजिशन और कंजंक्शन जो है वो फंक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे चार वर्ड दिए हैं, ऑनेस्ट, थिंकिंग, हाउ एवर, क्लासरूम। तो यहाँ पे ऑनेस्ट नाउन है, ऑनेस्ट वर्ब हो जाएगा, क्लासरूम जो रहेगा वो नाउन हो जाएगा, थिंकिंग जो है वो वर्ब हो जाएगा। पर यहाँ पर हमको हाउ एवर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कंजंक्शन है, इसीलिए हाउ एवर जो है वो फंक्शन वर्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पिछली बार ही हमने देखा था कि कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, जो वो वर्ड होते हैं जो कि आपके सेंटेंस में मीन वर्ड्स होते हैं, और कंजंक्शन और प्रिपोजिशन जो रहते हैं वो फंक्शन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना है। शट द विंडो, क्या बोला जा रहा है, शट द विंडो।
तो ऑप्शंस दिया गया, द विंडो वॉज शट बाय यू, लेट द विंडो बी शटेड, लेट द विंडो बी शट, या द विंडो शुड बी क्लोज। तो यहाँ पे शट द विंडो ऐसा बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि शट द विंडो एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो वो पास्ट में तो दिया नहीं है, तो लेट द विंडो बी शटेड जो दिया है, ठीक है, तो लेट द विंडो बी शटेड, टी ईडी लग गया तो पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस आपका क्या होता है, यहाँ पर जब हमको प्रेजेंट दिया है तो सेंटेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। द विंडो वॉज शट बाय यू, द विंडो वॉज शट बाय यू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी वॉज लग गया तो ये पास्ट हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड नंबर, द विंडो शुड बी क्लोज्ड, तो शुड भी रॉन्ग हो जाएगा, होना चाहिए। तो जब आपको बंद करने बोला जा रहा है तो होना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो ना, तो आपको ये याद रखना है कि टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, तो आप सबसे पहले टेंस के ऊपर ध्यान देना। ऐसे ही एक्टिव और पैसिव का जो एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का बहुत अच्छे क्वेश्चंस और विथ रूल्स आपको बताए गए हैं, तो आप उसको चेक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी क्वेरी और सजेशन हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।